कैंसर की डायग्नोसिस रिवील करना ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह हम मानते हैं। क्या कैंसर ट्रीटेबल है? बिल्कुल। कीमोथेरेपी का नाम सुन के लोग सबसे ज्यादा डर क्यों जाते हैं? कैंसर ट्रीटमेंट में सबसे बड़ी डॉक्टर विकास कुमार, हु इज एन रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट। आज इन्हीं कुछ सवालों के जवाब जानेंगे एक ऐसे एक्सपर्ट से जिन्होंने अपनी जिंदगी कैंसर पेशेंट्स को ट्रीट करने में समर्पित कर दी है। कीमोथेरेपी के दौरान पेशेंट्स और फैमिलीज सबसे कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं? सबसे पहला मिस्टेक तो ये करते हैं कि न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन को पूरा करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? हाइड्रेशन के लिए कि आज तक आपके सामने कोई ऐसा पेशेंट आया है जिसको देख के आप बहुत इमोशनल हो गए हो? couple of years back there was a family। क्या कीमोथेरेपी हमेशा बहुत पेनफुल होती है? क्या कैंसर सिर्फ स्मोकर्स को होता है? क्या हर्बल ट्रीटमेंट कैंसर को कम्प्लीटली क्योर कर सकता है? अगले 10 सालों में कैंसर केयर को लेकर आप क्या इनोवेशंस देख पा रहे हैं? अगले 10 सालों में हर साल लाखों लोग सिर्फ एक शब्द सुनकर डर जाते हैं, कैंसर। लेकिन क्या कैंसर का मतलब हमेशा मौत होता है? क्या कीमोथेरेपी वाकई उतनी ही पेनफुल होती है जितना कि लोग सोचते हैं? और अगर कैंसर जल्दी पकड़ में आ जाए तो क्या उसे हराया जा सकता है? आज इन्हीं कुछ सवालों के जवाब जानेंगे एक ऐसे एक्सपर्ट से जिन्होंने अपनी जिंदगी कैंसर पेशेंट्स को ट्रीट करने में समर्पित कर दी है। वेलकम टू हेल्दी टॉक शो, एन इनिशिएटिव बाय मेडगेट टुडे विद डॉक्टर विकास कुमार, who is an radiation oncologist. Welcome, doctor. Thank you so much. Thank you for having me here. सर, तो मैं आपसे पहला सवाल ये करना चाहूंगी कि डॉक्टर, जब किसी पेशेंट को पहली बार बताया जाता है कि उन्हें कैंसर है, तो आमतौर पर उनका जनरल रिएक्शन क्या होता है? कैंसर की डायग्नोसिस रिवील करना ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह हम मानते हैं और एक बहुत टफ मोमेंट होता है फैमिली को या पेशेंट को इस न्यूज़ को हम ब्रेक करें। जो रिएक्शंस हम देखते हैं डिफरेंट क्लास ऑफ पेशेंट्स में डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शंस होते हैं। सपोज अ पेशेंट इज अ स्मोकर एंड अल्कोहलिक, समवेयर इन हिज बैक ऑफ माइंड ही इज हैविंग सम गिल्ट। उनके अंदर एक गिल्ट होती है जिसको वो लेकर चलते हैं और एक डायग्नोसिस के बाद भी वो गिल्ट और गहरा हो जाता है। कहीं ना कहीं उनकी फैमिली को आइडिया होता है कि हाँ, ये हो सकता था, बिकॉज ही इज बीन इनटू दिस अब्यूज फॉर लास्ट मेनी इयर्स। सो उनकी एक वो मेंटल प्रिपेयर्डनेस होती है। ओके। कुछ पेशेंट्स शॉक फेज में होते हैं या डिनायल मोड में होते हैं कि नहीं, मुझे नहीं हो सकता, आप दोबारा चेक करो, आप बायोप्सी दोबारा लो। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि स्पेशली यंगर एज ग्रुप, जो कि बिल्कुल ही उनकी लाइफस्टाइल भी अच्छी होती है, जिन्होंने कभी कोई सब्सटेंस अब्यूज़ ना किया हो, ना अल्कोहल की हिस्ट्री होती है, ना स्मोकिंग की हिस्ट्री होती है। इनफैक्ट कभी वो हॉस्पिटल का भी विजिट नहीं होता है। दे आर सो हेल्दी इन देयर back of life. For them it's very painful. So the question is, why me? Why I got this disease? So that moment is most painful. So for different class of people, reactions are different. The mode of explanation and mode of breaking news is different. जो लोग हेल्दी होते हैं उनके लिए तो और मुश्किल होता होगा कि हम तो कुछ भी नहीं करते, हेल्थ का ध्यान रखते हैं, फिर भी हमें कैसे हो गया? So we explain कि there are multiple factors apart from lifestyle and substance abuse. There are genetic factors, there are family history which runs in the family. अगर आप एक लाइन में ऑडियंस को बताना चाहें कि क्या कैंसर ट्रीटेबल है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, कैंसर ट्रीटेबल है, कैंसर प्रिवेंटेबल है, कैंसर क्यूरेबल है। आपको अवेयर रहना है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करनी है, जो टाइम टू टाइम जो स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल्स है, जो स्क्रीनिंग मेथड्स हैं, वो आप अकॉर्डिंग टू दोज प्रोटोकॉल्स आपको स्क्रीनिंग करानी है। सो कैंसर इज ट्रीटेबल, क्यूरेबल इफ डायग्नोज्ड एट अर्ली स्टेज। इन शॉर्ट कि हमें कैंसर से डरना नहीं है, उसको समझना है। हाँ जी। कीमोथेरेपी का नाम सुन के लोग सबसे ज्यादा डर क्यों जाते हैं? सी, कैंसर ट्रीटमेंट में सबसे बड़ी मुश्किल हमें आती है, लोग सुनी सुनाई बातों पे विश्वास कर लेते हैं और एक फिक्स्ड आइडियाज लेकर चलते हैं। ये वर्स्ट पार्ट है कैंसर ट्रीटमेंट में। कीमोथेरेपी में कोई पेनफुल होने की तो कोई बात ही नहीं है। इट्स एन इंजेक्टेबल फॉर्म ऑफ मेडिसिन विच इज गिवन टू ट्रीट कैंसर। और आजकल कई सारे कीमोथेरेपिक ड्रग्स ऐसे आ गए हैं जिनको हम ओरल फॉर्म में दे सकते हैं, टैबलेट फॉर्म में। पिल्स। हाँ जी। ओके। और कीमोथेरेपी देने के पीछे कॉन्सेप्ट ये है, किसी सपोज बॉडी में कहीं कैंसर है, वो हमें दिख रहा है, वहाँ है, लेकिन इन दी बॉडी कई सारे इवेंट्स होते रहते हैं जिसमें कि सेल्स डिसलॉज होके अलग होके ब्लड सर्कुलेशन में आ जाते हैं।
जो कि बाद में मेटास्टेसिस या स्टेज 4 कैंसर का रूप लेते हैं। पता चला थ्रोट का कैंसर है, वो लंग्स में आ गया, बोन में आ गया। सो दैट इज हाउ कैंसर स्प्रेड्स। एक प्राइमरी ऑर्गन से वो नोड्स में आते हैं, जिसको गांठ या गिल्टी बोलते हैं। उसके बाद वो ब्लड स्ट्रीम में आके डिफरेंट ऑर्गन्स में स्प्रेड करते हैं। इन दो सिनेरियोज कीमोथेरेपी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वो बॉडी के सेल्स जो प्राइमरी साइड से डिसलॉज होकर ब्लड में फ्लो करते हैं, वैसे केसेस में कीमोथेरेपी इज द ओनली ऑप्शन एंड देयर इज नथिंग लाइक पेनफुल फॉर कीमोथेरेपी। इट्स अ वेरी इजी प्रोसीजर, इट्स जस्ट लाइक गेटिंग अ प्रिक डन फॉर द इंजेक्शन। और आजकल तो एक डिवाइस होती है जिसको हम कीमोपोर्ट बोलते हैं, वो ट्रीटमेंट के शुरू में लग जाती है चेस्ट में, और पूरी जितने 1 साल 2 साल जितने भी लंबे ड्यूरेशन के लिए कीमोथेरेपी की रिक्वायरमेंट होती है, वो उस पोर्ट के थ्रू जाती है। मल्टीपल प्रिक्स की जरूरत, कीमोथेरेपी वो रिमूव हो सकता है। आफ्टर कीमोथेरेपी दैट कैन बी रिमूव्ड एंड मल्टीपल प्रिक्स की जरूरत भी नहीं पड़ती है। ओके, तो कीमोथेरेपी के दौरान पेशेंट्स और फैमिलीज जब होपलेस हो जाते हैं तो वो सबसे कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं? सबसे पहला मिस्टेक तो ये करते हैं कि जो कीमोथेरेपी के साइंस और सिम्टम्स हैं उसको इग्नोर करके वो घर में बैठे रहते हैं। जैसे एक्सेसिव वॉमिटिंग होना, डायरिया होना, फीवर का आना। कई बार कीमोथेरेपी से ब्लड काउंट्स जो कि इम्यूनिटी के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं वो ड्रॉप कर जाते हैं। वो फिर शेयर नहीं करते हैं और घर में ही उसका सेल्फ रेमेडी लेते रहते हैं। दूसरी बात, कई पेशेंट्स ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की तरफ चले जाते हैं। ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स करते हैं आजकल पेशेंट। लाइक डॉक्टर स्विच कर लेते हैं। डॉक्टर स्विच के अलावा वो मॉडर्न मेडिसिन की ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कीमोथेरेपी ले रहे हैं, वो कुछ आयुर्वेदिक भी शुरू कर देते हैं, कुछ हर्बल शुरू कर दिया। तो जनरली क्या होता है कि कीमोथेरेपी की तो अपनी साइड इफेक्ट्स आई है, वो हर्बल आयुर्वेदिक सबकी साइड इफेक्ट्स एड अप होती जाती है। फिर वो एक बहुत ही पेशेंट कंडीशन बहुत रन डाउन हो जाती है, फिर उसको मैनेज करना मुश्किल होता है। तो कुछ भी करें, दे शुड कीप देयर डॉक्टर वेल इन्फॉर्म्ड कि हम इस थेरेपी की तरफ जा रहे हैं, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। थर्ड मिस्टेक ये करते हैं कि न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं रहता है कई सारे पेशेंट्स में। वो सोचते हैं कि चलो आज की कीमोथेरेपी कोर्स हो गई, हम घर आ गए, बस काम खत्म। ओके, तो न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन को पूरा करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? हाइड्रेशन के लिए कि प्रॉपर वाटर इनटेक, लिक्विड इनटेक प्रॉपर होना चाहिए, जिससे कि कीमोथेरेपी के दौरान जो टॉक्सिन्स बन रहे हैं वो बॉडी से वॉश आउट हो रहे हैं। सो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक, फ्लूइड इनटेक बहुत जरूरी है। उसके अलावा न्यूट्रिशन इन द सेंस की हाई कैलोरी, हाई प्रोटीन डाइट लें, जिससे कि जो भी वेयर एंड टीयर बॉडी में हो रही है वो रिपेयर हो सके। So that is very important. So they should keep their food intake and water intake at optimum level. सर, आप लास्ट 2 डिकेड से हैं हॉस्पिटल्स और कैंसर्स को ट्रीट कर रहे हैं, तो आज तक आपके सामने कोई ऐसा पेशेंट आया कि जिसको देख के आप बहुत इमोशनल हो गए हो और कुछ इंस्पायरिंग स्टोरी हो? Very frequently we come across many stories, and I particularly try to get involved with families, their sufferings. Couple of years back there was a family जो कि there was a small kid, एक small girl child थी. She had brain tumor, so she used to come with her mama for treatment. Okay, what was her age? She was around 9 years of age. Oh, she is too Right. young. So she had a brain tumor. She underwent surgery and then she came to me for radiations. I started treating her. So the treatment करीब 6-7 हफ्ते चली उसकी. She was all right after treatment. Almost she got disease free. So in due course of time जब वो follow up के लिए आने लगी तो one day I saw her mother coming on wheelchair. So I just asked her क्या हुआ भाई, तो उसके फादर से फिर बात हुई. She mother got diagnosed with breast cancer and the disease was so aggressive. वो breast cancer की treatment शुरू हुई, right side की treatment शुरू हुई. Within few months he got disease in left side of breast. और वो during the treatment chemotherapy surgery के दौरान went into stage 4 disease. और उसके बाद जब उसका ट्रीटमेंट चल ही रहा था तब इस बच्चे का फिर रिलैप्स हो गया ब्रेन ट्यूमर. उस बच्चे का ब्रेन ट्यूमर दोबारा से आ गया. So that was one of the very painful experience I had during my practice. So वो कहते हैं कि भगवान किसी को देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, तो मैं सोच रहा था कि ये दुख भी जो है वो छप्पर फाड़ के. It was a very bad experience for me. और सर, कोई इंस्पिरेशनल स्टोरी किसी पेशेंट की विल पावर ने साइंस को फेल कर दिया हो? Yes, both willpower and discipline I have seen. एक अनुशासन
वाली लाइफस्टाइल और एक अच्छी इच्छा शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है कैंसर ट्रीटमेंट और फॉलोअप के दौरान। एक डिसिप्लिन लाइफ व्यतीत करना, डॉक्टर्स के एडवाइस को फॉलो करना। आई हैव फ्यू पेशेंट्स, इवन ब्रेन ट्यूमर पेशेंट जो ग्रेड 4 के ब्रेन ट्यूमर्स हैं, वो आज भी 10 साल 15 साल के सर्वाइवल वाले पेशेंट्स हैं। इवन लंग कैंसर जो कि 8 साल 10 साल सर्वाइवल वाले हैं। सो इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन विल पावर एंड अ डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल। कैंसर मतलब लाइफ खत्म। मिथ। कीमोथेरेपी हमेशा बहुत पेनफुल होती है। मिथ। कैंसर सिर्फ स्मोकर्स को होता है। मिथ। बायोप्सी कराने से कैंसर फैल जाता है। मिथ। कैंसर कंटेजियस होता है। मिथ। हर्बल ट्रीटमेंट कैंसर को कंप्लीटली क्योर कर सकता है। मिथ। अगले 10 सालों में कैंसर केयर को लेकर आप क्या इनोवेशंस देख पा रहे हैं? अगले 10 सालों में कैंसर ट्रीटमेंट बहुत ही पर्सनलाइज्ड और प्रिसाइज होने वाला है। पर्सनलाइज कहने का मतलब, फॉर एग्जांपल हमें एक शर्ट पहनना है तो हम एक रेडीमेड शर्ट भी पहनते हैं और एक टेलर मेड शर्ट भी पहनते हैं जिसकी की फिटिंग मुझे अच्छी आती है। सेम पैटर्न ऑफ केयर कैंसर ट्रीटमेंट में भी आ चुका है और आगे और भी ये पर्सनलाइज और प्रिसाइज होने वाला है। इसकी वजह ये है कि हम कैंसर बायोलॉजी को बेटर समझ पा रहे हैं, उसके मॉलिक्यूलर प्रोफाइल को, किसी पर्टिकुलर कैंसर के मॉलिक्यूलर प्रोफाइल की, उसकी जेनेटिक प्रोफाइल की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो रही है। पहले क्या था कि हम ऑर्गन बेस्ड ट्रीटमेंट करते थे, लंग कैंसर ये ट्रीटमेंट, ब्रेस्ट कैंसर ये ट्रीटमेंट। अब आप देखोगे कुछ दिनों में कि ब्रेस्ट कैंसर के भी 10 पेशेंट हैं, तो हो सकता है उन सारे 10 पेशेंट्स की अलग अलग ट्रीटमेंट डिजाइन हो और पर्सनलाइज्ड हो जाए। हाँ, उनके मॉलिक्यूलर प्रोफाइल की बेसिस पे, उनके जेनेटिक प्रोफाइल की बेसिस पे। और इसमें आने वाले 10 सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल आने वाला है। विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वी कैन अंडरस्टैंड ट्यूमर बायोलॉजी बेटर इवन एट मच अर्ली स्टेज। जिस स्टेज में अभी हम डायग्नोज कर पा रहे हैं उससे काफ़ी अर्ली स्टेज में हम डायग्नोज कर पाएंगे और बेहतर ट्रीटमेंट, प्रिसाइज ट्रीटमेंट उस व्यक्ति विशेष के लिए हम प्लान कर पाएंगे। What do you want to say about AI? AI versus doctors or AI with doctors? So it's not versus, it's always with. Yes. So AI is going to like empower doctors. It's not going to replace doctors. It will enhance their It capabilities. enhance their capabilities और वो उनको मदद करेगी डिजीज को बेहतर समझ पाने में और ट्रीटमेंट डिजाइन कर पाने में। अगर हर इंडियन फैमिली को आप सिर्फ 3 कैंसर वार्निंग्स देना चाहेंगे तो वो क्या होंगी? शरीर में कहीं भी गांठ महसूस हो, शरीर में कहीं भी छाले या जख्म हो जो कि ना भर रहे हो, या कहीं भी शरीर से अनयूजुअल ब्लीडिंग हो जो कि 2 हफ्ते से ज्यादा की हो, फौरन डॉक्टर के पास जाएं और जांच कराएं। एक कॉमन क्वेश्चन है जो मैं पूछना चाहती हूँ, मैंने भी देखा है और एक्सपीरियंस भी करा है अपने आसपास की, जो छोटी लड़कियां होती है, लाइक जो 8 to 12 इयर्स का ग्रुप होता है, उनको यहाँ पर अपने चेस्ट में छोटी सी गांठ फील होती है, तो डॉक्टर्स उसको बोल देते कि आप सिकाई कर लो, वो ठीक हो जाएगा। तो वो क्या होता है? यंग एज ग्रुप में जो आप गांठ बता रहे हो वो बहुत कॉमन है, उसको फाइब्रो एडिनोमा बोलते हैं। Okay. या ब्रेस्ट माउस भी बोलते हैं। उसकी ट्रीटमेंट डॉक्टर से मिलकर जरूर कराएं, उसको इग्नोर ना करें, बिकॉज उसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि हाँ ये फाइब्रो एडिनोमा ही है। क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर ऐसा नहीं है कि 50 इयर्स के बाद ही होगा या 60 इयर्स के बाद। दे आर वेरी यंग, वी हैव सीन अनमैरिड यंग फीमेल्स जिनको भी ब्रेस्ट कैंसर देखा गया है। तो डॉक्टर के पास जाएं, जांच जरूर कराएं। मात्र एक अल्ट्रासाउंड जैसी जांच से उसको हम फर्क कर सकते हैं कि ये कैंसरस है या नॉन कैंसरस है। सिंपल मेडिकेशन से वो हम ट्रीट कर सकते हैं। सर, अगर वो कैंसर की गांठ नहीं है तो रूट रीजन क्या है कि ये क्यों डेवलप हो जाती है लड़कियों में? ये बेसिकली हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। तो उसमें जनरली साइक्लिकल चेंजेस की वजह से ऐसा होता है। मेनली द रीजन इज ओवरऑल हार्मोनल इम्बैलेंस। डॉक्टर, अगर इस वक्त कोई पेशेंट या उनकी फैमिली हमें देख रही है या सुन रही है और कैंसर से लड़ रही हो, तो आप उनको एक क्या मैसेज देना चाहेंगे? सो मैसेज इज वेरी क्लियर एंड लाउड, स्टे स्ट्रॉन्ग। हम पूरी तरह से आपके साथ हैं। आपकी फैमिली, आपकी सोसाइटी, आपके केयर गिवर्स जिसमें डॉक्टर्स भी हैं, नर्सेज भी हैं, पैरामेडिकल स्टाफ्स भी हैं, हम सब आपके साथ इस जंग में हम खड़े हैं। सो स्टे स्ट्रॉन्ग, बी हैप्पी, वी आर गोइंग टू कॉन्कर इट। आज की बातचीत से एक बात तो साफ हो गई है कि कैंसर से डरना नहीं है, कैंसर को समझना जरूरी है। अवेयरनेस, अर्ली डिटेक्शन और सही ट्रीटमेंट से कैंसर को हराया जा सकता है। डॉक्टर्स डे के स्पेशल एपिसोड में हमारे साथ डॉक्टर विकास कुमार
उनको बहुत सारा थैंक्स। अगर आपको ये कन्वर्सेशन वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोग कैंसर के बारे में सही जानकारी लीजिए। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे हेल्दी एंड कीप स्प्रेडिंग अवेयरनेस।